हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है, कंपलसरी पेपर एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5th में लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, हर बार की तरह हम यूनिट 5th स्टार्ट करें, एक बार इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से जान लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक कंपलसरी पेपर है और पेपर फर्स्ट है। ठीक है, एमएससी का कंपलसरी पेपर है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। अब ये हम जो सिलेबस करेंगे, पेपर पढ़ेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो हर बार की तरह वही 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो या आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, दोनों के लिए एक प्रकार का ही सिलेबस है, सेम डे एग्जाम है। ठीक है, कोई खास ही फर्क नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स चाहे रेगुलर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलते हो, 5 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स सेम सिलेबस और सेम पेपर पैटर्न है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पेपर की यूनिट 5th। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑफिशियली सिलेबस, जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर मैं इसके पढ़ के बताऊं तो यह है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, सेल्फ एडजॉइंट, पॉजिटिव, नॉर्मल एंड यूनिटरी ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस, इनवेरिएंस, रिड्यूसिबिलिटी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर स्पेक्ट्रम ऑन ऑपरेटर स्पेक्ट्रम थ्योरम। ठीक है, तो ये आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा, ये हमारे पास सिलेबस है। इसके अंदर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस तक हमारे पास लगभग कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब ये हमारे पास सिलेबस था। अब हम बात करते हैं इस सिलेबस में हमारे पास बुक में कहाँ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि इसके अंदर से हमारे पास हेडिंग तो नहीं, जेपीएच की बुक है। आपको पता है, इसमें हम बाकी यूनिट पढ़े हैं, ये भी हमारे पास क्या है, जेपीएच की बुक है, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और ये बुक है हमारे पास फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। ठीक है भाई, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस, इस बुक से ही हमारे पास ये वाली यूनिट 5th रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले इसके अंदर हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हमारे पास इस पेपर की लास्ट यूनिट है 5th, और इसके अंदर आज हमारे पास पहला लेक्चर है। ठीक है, तो हमारे पास जेपीएच की बुक रहने वाली है। इससे पहले हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5th। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 9A करेंगे, B करेंगे, मिक्सिंग की वजह से क्वेश्चंस पूरा मिले इसके लिए हम 10A करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो यूनिट 5th के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस 9A एंड B रहेगा और 10 का A का भी करेंगे, ताकि मिक्सिंग होता है तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो हमें कंप्लीट क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, हमारे पास कंपलसरी पेपर फर्स्ट है। ठीक है भाई, अब आप हेडिंग डालिए कि ये हमारे पास कंपलसरी पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम है हमारे पास एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है, और लिखिए एमएससी फाइनल पेपर फर्स्ट एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस यूनिट 5th, और इसके अंदर लेक्चर्स नंबर 1, यूनिट 5th और इसके अंदर लेक्चर्स नंबर 1। ठीक है, तो आइए अब हम इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इसे भी काफ़ी इजी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप इसमें कुछ लिखें, उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशन से याद दिलाना चाहूँगा, और उम्मीद है आपके खूब अच्छे से ये परिभाषाएं याद होंगी। इसी पेपर के यूनिट 1st के अंदर हमने मेट्रिक स्पेस पढ़ा था। इसी यूनिट 1st के अंदर हमने मेट्रिक स्पेस पढ़ा था। अगर आपको ठीक ठीक याद हो तो मेट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होता है, जिसे हम कैपिटल अक्स और डी से डिनोट करते थे, जहां डी हमारे पास डिस्टेंस या दूरी की समष्टि हुआ करती थी, डिस्टेंस। ठीक है, इसकी 4 कंडीशन हुआ करती थी, x1, x2, x3, x4। फिर हमने यूनिट 2nd के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्म लीनियर स्पेस, जिसको हम शॉर्ट में NLS बोलते थे, है ना भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज वाली यूनिट के अंदर हम इसे काम में लेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉर्म लीनियर स्पेस।
ये इस प्रकार से होता था कि नॉर्म लीनियर का तो क्या आ जाए अक्ष और नॉर्म का साइन आ जाए, एक सेट आ जाए अक्ष और नॉर्म का हमारे पास साइन आ जाए। इसी यूनिट सेकंड के अंदर आपने बनाक स्पेस जो हमने खूब अच्छे से सीखा था कि बनाक स्पेस आखिर हमारे पास ही होता क्या है। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट के अंदर इसी को ही कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस और बनाक स्पेस से रिलेटेड ही सीखा था। मतलब इसी यूनिट का एडवांस लेवल हमने यूनिट थर्ड में सीखा था। इसी का बनाक स्पेस और नॉर्मल का एडवांस लेवल हमने यूनिट थर्ड के अंदर सीखा था, जो आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, फिर हम यूनिट फोर्थ के अंदर सीखा था, अगर आपके याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूनिट फोर्थ के अंदर हमने सीखा था इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस जिसको हमने शॉर्ट में बोला था इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमने सीखा था भाई इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इसको हम डिनोट करते थे वी और ऐसे साइन से, ब्रैकेट से, इस प्रकार के कोष्टक से इसको रिप्रेजेंट करते थे। इनर प्रोडक्ट को जैसे ही हम बोलते हैं कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो हमारे पास बन जाता था हिल्बर्ट स्पेस। यस, वो बन जाता था हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस, जिसे हम एच एस से भी लिख सकते हैं। अब मैं बोलूँ हिल्बर्ट स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, तो ये एच और ये इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हिल्बर्ट स्पेस है। आज इसी का एडवांस लेवल, यस, इसी का एडवांस लेवल हमारे पास बनेगा यूनिट फिफ्थ। इसी का एडवांस लेवल हमारे पास बनेगा यूनिट फिफ्थ। मतलब आप देख सकते हैं मेरा ये खूब अच्छे से लिखवाया है कि एमएस होता है वो एनएलएस होता है, एनएलएस होता है वो आईपीएस होता है। मैंने बताया था कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस बट कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू। अगर आप पीछे की यूनिटें देखोगे पढ़ोगे तो इसमें सब यह सिखाया हुआ आपको मिल जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट है, ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस की इजाजत देती है जिसके अंदर हम कैपिटल एक्स डी वगैरह सीखते हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड में हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस और बनाक स्पेस था। इसका एडवांस लेवल हमारे पास किस में गया, ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज मैपिंग थ्योरम, ओपन ग्राफ है, क्लोज ग्राफ है, राइज लिमा वगैरह के अंदर ये हमने सीखा। मतलब स्पष्ट है, यूनिट थर्ड आप तभी कर सकते हो जब आपको यूनिट सेकंड आती है। इसी प्रकार ये वाली यूनिट फिफ्थ आज आप तभी कर पाओगे जब आपको यूनिट फोर्थ आती है। यस, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फिफ्थ, ये आप तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या याद कर पाओगे, या मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर आपको ये पीछे का याद है। हिल्बर्ट स्पेस मान लो इनर प्रोडक्ट स्पेस और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस ही हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस कहलाता था। अब हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन से और इसके रिलेटेड छोटी छोटी थ्योरम से और कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं ताकि हम यूनिट फिफ्थ को इजीली स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब हम यूनिट फिफ्थ सीखेंगे तो हमें यूनिट फोर्थ का पता होना आवश्यक है, उसके हर थ्योरम का स्टेटमेंट और इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है ताकि अपनी यूनिट फिफ्थ है वो हम आसानी से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि ये इसी का एडवांस लेवल चलेगा। इसलिए यूनिट फोर्थ आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो वैसे तो आपकी हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशंस लिखी हुई है, अगर आप एक बार फिर से चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट में इसे लिख सकते हो कि हिल्बर्ट स्पेस आखिर हमारे पास क्या होता है। ठीक है भाई, हिल्बर्ट स्पेस आखिर हमारे पास क्या होता है, तो आप इसे ऐसे याद रखिए, इसे एच और इस वाले कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। तीन कंडीशन होती थी। H1 क्या होती थी कि अगर अक्स और अक्स आ जाए तो वो नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ अक्स का मतलब यूनिट सेकंड और थर्ड में फंस गए। ठीक है ना, अभी लिखा था ना इधर यूनिट सेकंड में क्या है, ये क्या भाई नॉर्म लीनियर स्पेस है। ये क्या है हमारे पास से नॉर्म लीनियर स्पेस है जो ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब अब हमारे पास यूनिट सेकंड की भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास H1 कंडीशन आ गई। हिल्बर्ट स्पेस की दूसरी कंडीशन है कि अगर x और y है तो आप इसे उल्टा करके लिख सकते हो, किसी भी एक साइड में आप इसके ऊपर
बार लगा सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि अगर एल्फा अक्स और बीटा वाई और जेड आ गया तो आपको पता है एल्फा बाहर आ जाएगा अक्स का जेड के साथ, प्लस बीटा बाहर आ जाएगा वाई का जेड के साथ, प्लस बीटा बाहर आ जाएगा वाई का जेड के साथ, है ना। ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की कंडीशंस होती है। यहाँ हर बार अक्स बिलोंग करेगा हिल्बर्ट एच के अंदर, यहाँ हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करेगा इस एच के अंदर, एक्स वाई बिलोंग करेगा एच के अंदर। यहाँ हमारे पास एल्फा और बीटा तो जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, यस कोई भी नंबर हो सकता है, एंड एक्स वाई जेड जाएंगे कैपिटल एच के अंदर, एक्स वाई जेड जाएंगे हमारे पास कैपिटल एच के अंदर। मतलब इस यूनिट को हम शुरुआत करें, इस यूनिट वाले फिफ्थ को, ये हिल्बर्ट स्पेस यूनिट का ही एडवांस लेवल है, और हिल्बर्ट स्पेस है वो यूनिट सेकंड और थर्ड से जुड़ा हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब ये 4 यूनिट आपस में मिक्सिंग चलेंगी। भाई हमारे पास आज जो यूनिट फिफ्थ पढ़ रहे हैं ये यूनिट फोर्थ हिल्बर्ट स्पेस का एडवांस लेवल है, और हिल्बर्ट स्पेस है ये यहाँ हमारे पास है नॉर्म लीनियर स्पेस से भी संबंधित है, और नॉर्म लीनियर स्पेस का ये जो साइन है ये यूनिट सेकंड और इसका एडवांस लेवल यूनिट थर्ड के अंदर है। यानी यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ लगभग आपस में मिक्सिंग चलेंगी। इसलिए यहाँ कुछ लाइनें किसी थ्योरम के अंदर कुछ जगह आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बट अगर आपने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाले है। आप बड़े ही आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हिल्बर्ट स्पेस से लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है कि लेट कैपिटल एच बी नॉन एम्प्टी सेट, देन एच और एस साइन इज सेड टू बी हिल्बर्ट स्पेस इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स H1 H2 एंड H3। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे एक बार रिमेंबर कीजिए माइंड में, ताकि हम यहाँ से अच्छे से इस यूनिट को शुरुआतें कर सकें, ठीक है भाई। तो मतलब हम मानते हुए चलेंगे कि पीछे का बेस है वो आपका अच्छे से क्लियर है, ऐसा मैं मानते हुए चलूँगा ताकि हम यूनिट फिफ्थ को आसानी से शुरुआतें कर सकें, ठीक है। अगर मैं सिलेबस में मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसका टॉपिक आप मत लिखना एक बार, यह है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। देखिए हमारे पास जैसे ही हम यूनिट फिफ्थ का पहला सिलेबस टॉपिक देखते हैं सिलेबस का, तो टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। समझिएगा एक बार, बुक्स में भी देख लेंगे, चैप्टर बुक में जेपीएच की बुक में चैप्टर 3 ही है, ठीक है। 3 के अंदर यूनिट फोर्थ है, इसी के अंदर यूनिट फिफ्थ है, अगर मैं जेपीएच की बुक की बात करूं। बट हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले सिलेबस में हमारे पास टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। अब मैं बोलूं भाई हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, तो ये तो अपना पढ़ा हुआ है पहले वाली यूनिट फोर्थ के अंदर, पहले वाली यूनिट फोर्थ के अंदर। अब मैं बोलूं ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे, यस सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑपरेटर, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस या ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस, एक ही बात है। इंग्लिश के शब्द इन ऑन कैसे भी काम में ले सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा हिल्बर्ट स्पेस। मतलब क्यों ना हम सबसे पहले ये सीखें कि हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, इसके बाद हम एडजॉइंट भी सीखेंगे। तो ये तो हमारे पास लेक्चर्स आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगा, 2 में या 3 में, बट पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर हमारे पास ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस या ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस आखिर टॉपिक क्या होता है, ठीक है। एडजॉइंट इसके अंदर हम बाद में लगाएंगे। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग डालोगे वो आपके पास कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऑपरेटर इन ए हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है भाई। ऑपरेटर इन ए या ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस ऐसे लिख सकते हो, ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए अब हमारे पास ये ऑपरेटर क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस का। हिल्बर्ट स्पेस की मैं कंडीशंस आपको बता चुका हूं। 3 कंडीशंस होती हैं H1, H2 एंड H3, जो आपके अच्छे से याद है यूनिट 4 में शुरुआत में ये 2-3 लेक्चर्स में लिखवाया था। आईपीएस के बाद यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस के बाद आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन लिखवाई हुई है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस लिखिए कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस का, तो हम बोलेंगे ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बिलोंग H से H इज विच इज कंटिन्यूअस। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बिलोंग H से H विच इज कंटिन्यूअस is known as operator on a Hilbert space। ठीक है, ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस या इन हिल्बर्ट स्पेस। ऊपर इन लिखा है तो इन लिख लिए, ऑपरेटर इन ए हिल्बर्ट स्पेस। ये हमारे पास इसकी पहली डेफिनेशन है। यस, ये इसके अंदर हमारे पास पहली डेफिनेशन है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास ही T बिलोंग करे एक तो H से H, जहां H क्या है हिल्बर्ट स्पेस, इसके अंदर T हमारे पास एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और एक हमारे पास T कंटिन्यूअस होना चाहिए, होना चाहिए। अब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होता है आपको खूब अच्छे से पता है। अगर मैं ऐसे लिखूं T अल्फा x प्लस बीटा वाई, तो आपको पता है अल्फा TX प्लस बीटा TY आ जाए तो ये हमारे पास ही क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशन बनती है ना। और कंटिन्यूअस क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भूल गए होंगे। अगर यूनिट 4 अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है जो कंटिन्यूअस होता है वो बाउंडेड भी होता है, और इसके अंदर कुछ ऐसे करते थे कि ये हमारे पास ऐसे आ जाए। ऐसी कंडीशंस में अगर ये आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, साथ साथ ये हमारे पास नॉर्म लीनियर का भी काम बन गया है। तो ये तो है हमारे पास ऑपरेटर इन ए हिल्बर्ट स्पेस। समझिएगा, सेल्फ टू सेल्फ जाए, जहां H हमारे पास हिल्बर्ट का काम करेगा। अब इस T की बारी है, ये T हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और ये T हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस है तो 100% बाउंडेड है और ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यूनिट 4 में आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि T कंटिन्यूअस है तो वो अपने आप ही 100% बाउंडेड होगी। यकीन नहीं है तो पीछे के पेज पलट के देख लीजिए, यूनिट 4 में कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे कि T इज बाउंडेड, कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे T इज कंटिन्यूअस दैट इंप्लाइज T इज बाउंडेड। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है कि कंटिन्यूअस है तो ये हमारे पास बाउंडेड भी हो गया कंटिन्यूअस, पर डेफिनेशंस में आप क्या याद रखोगे कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब ये जो डेफिनेशंस लिखी है हमने ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस, इसे बिल्कुल शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे कि T जाएगा H से H। अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और T ही हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस की कंडीशंस कुछ इस प्रकार से आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस कुछ इस प्रकार से आएगी। ये तो हम किसी थ्योरम्स वगैरह के अंदर ही देख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहले बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, याद रखने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। मतलब आपको पता है ये H है हिल्बर्ट स्पेस है, अगर T H से H जाता है और ये T हमारे पास हो जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये T हो जाए हमारे पास कंटिन्यूअस, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशंस है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T कंटिन्यूअस है, कहाँ से H से H के अंदर, तब ये हमारे पास ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस या ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक छोटी सी डेफिनेशंस को याद रखोगे, शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में डेफिनेशंस पूछेगा तो ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिख रखा है
कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग एच से एच विच इज कंटिन्यूअस इज नोन एज ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस। और याद ऐसे रखिए टी एच से एच में जाएगा, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और टी कंटिन्यूअस होगा और टी हमारे पास है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशंस और डालिए फंक्शनल। अब हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है कि हमारे पास फंक्शनल आखिर क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल्स आखिर हमारे पास क्या होता है, तो इसके लिए लिखिए कि इफ ए मैपिंग एफ बिलोंग एच टू सी चला जाए, एच टू सी चला जाए। एच का मतलब हिल्बर्ट स्पेस है और आगे सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कंटिन्यूअस हो, अगर ये हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगर हो हमारे पास कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शनल। यस, then small f is known as functional, then small f is known as functional। ये भी हमारे पास उसी प्रकार की डेफिनेशन है कि हमारे पास फंक्शनल कब बनेगा, कोई भी टॉपिक फंक्शनल्स कब बनेगा। देखिए दोनों की हम कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। अगर ऐसे है टी बिलोंग एच से एच, टी बिलोंग एच से एच और टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी हमारे पास कंटिन्यूअस है, टी हमारे पास कंटिन्यूअस है, तब तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटर इन ए हिल्बर्ट स्पेस। अब अगर टी की जगह आ जाए हमारे पास एफ, ध्यान से देखो, टी की जगह आ जाए हमारे पास एफ है और एफ आ जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एफ आ जाए कंटिन्यूअस और एफ आ जाए हमारे पास कंटिन्यूअस। बट ध्यान देना ये तो एच टू एच में जाएगी, ये आगे कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो ये हमारे पास कहलाएगा फंक्शनल। अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शनल। समझिएगा इस चीज को ध्यान से कि दो ही डेफिनेशंस लिखवाई हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इफ एफ बिलोंग एच टेस्ट टू सी is a continuous linear transformation से then f is known as a functional। और इसको क्या बोलेंगे हम, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से t बिलोंग h से h which is continuous, पहले बोल दो इसको, और which is continuous then t is known as a operator in a Hilbert space। तो देखिए यही हमारे पास सेम है, बस t की जगह f आ गया, आगे वाले h की जगह c आ गया। ये खुद मैपिंग वाला f है, देखिए यहाँ ये मैपिंग का काम कर रहा है t, यहाँ ये स्मॉल f मैपिंग का काम कर रहा है। अगर f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो और f कंटिन्यूअस भी हो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फंक्शनल कहलाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक ही फंक्शनल कहलाएगा। तो ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, इसे हम सबसे पहले अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस है और फंक्शनल है, यहाँ से देख के आप याद रख लीजिए, ये हमारे पास ऊपर वाली है और ये हमारे पास है फंक्शनल की डेफिनेशंस है। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में क्या कॉमन आ रहा है कि जो मैपिंग जा रही है, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो मैपिंग जा रही है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और जो मैपिंग जा रही है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होनी चाहिए, है ना। यहाँ भी देखिए ये टी है, एल टी और कंटिन्यूअस दोनों है, तो ये मैपिंग एफ है, एल टी और कंटिन्यूअस दोनों है। तो एक हमारे पास कहला जाएगी ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस और दूसरी हमारे पास कहला जाएगी फंक्शनल। ठीक है, सेकंड आ जाएगी हमारे पास फंक्शनल। से याद ऐसे रखना है दोनों को, और एग्जाम में अगर पूछे तो ऐसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम में अगर हमारे पास पूछे तो कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है ताकि हमारा क्वेश्चन से बिल्कुल भी गलत या हमारे डेफिनेशन से वो एकदम अच्छे से प्रभाव डाले एग्जामिनर पर।
ठीक है, तो लिखने का तरीका हमें स्टैंडर्ड रखना है, ऊपर वाले लिखने के तरीके स्टैंडर्ड रखने हैं, याद रखने का तरीका आप ऐसी लैंग्वेज में रखोगे ताकि आप लंबे समय तक इसे अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस, और एक डेफिनेशंस आ गई हमारे पास फंक्शनल की। एक डेफिनेशंस आपने सीख लिया है फंक्शनल्स की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप लिखोगे एक थ्योरम जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यस, अब हम लिखेंगे इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 1। आप हेडिंग डालिए थ्योरम नंबर 1। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे थ्योरम नंबर 1 और इसको हम दूसरे हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चंस बना के लिखो, या यहाँ थ्योरम नंबर 1। सबसे पहले आप ऐसे लिखो थ्योरम नंबर 1। मैं थोड़ा सा स्पेस बचाऊंगा, इस वजह से मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले थ्योरम नंबर 1। और थ्योरम नंबर 1 आपको ऐसे पूछेगी स्टेट एंड प्रूव। थ्योरम पहली थ्योरम है वो ऐसे पूछेगी स्टेट एंड प्रूव एक्सटेंस थ्योरम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस लिखिए। हमारे पास सबसे पहली थ्योरम है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आरयू के अंदर 2020 के अंदर पूछी हुई है। मतलब अब की बार ये इसके चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिखिए। स्टेट एंड प्रूव एक्सटेंस थ्योरम्स। एक्सटेंस मतलब किसी थ्योरम्स का अस्तित्व कब होगा, ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का। तो सीधी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की थ्योरम का अस्तित्व कब होगा, यानी वो एग्जिस्ट कब करेगी या उसका एक्सटेंस कब होगा। आप उसका स्टेटमेंट लिखिए और आप इसको प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले आप डालिए हेडिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले हम हेडिंग में डालेंगे कि इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे कि लेट कैपिटल टी बी एन ऑपरेटर, लेट कैपिटल टी बी एन ऑपरेटर, लेट कैपिटल टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। आपको ये याद रखना है कि इस एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, एक्सटेंस थ्योरम्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का स्टेटमेंट क्या होगा। तो हम बोलेंगे लेट कैपिटल टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑब्जेक्ट, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑन टी, टी स्टार ऑन टी या टी स्टार ऑफ टी, टी स्टार ऑफ टी ऑन एच, ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, ऑफ टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, सच दैट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार्स ऑफ टी ऑन एच, सच दैट टी अक्स और वाई, टी अक्स कॉमा वाई, और ये इनर प्रोडक्ट वाला ब्रैकेट्स लग जाएगा, इज इक्वल टू अक्स और टी स्टार वाई एवरीवेयर अक्स वाई बिलोंग करे एच के अंदर, एवरीवेयर अक्स वाई बिलोंग करे एच के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का। यस,
ये हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का। समझिएगा इसे ध्यान से। क्वेश्चन हमें ऐसे पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, या हो सकता है इसका जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसे ही थ्योरम बना के दे दे। और ये पूछ रखा है आरयू के अंदर, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2020 में, और वहां पूछ रखा है लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस देन प्रूव दैट, और ऐसे लिख दिया देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ टी ऑन एच सच दैट टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करता है एच के अंदर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग करता है एच के अंदर। मतलब ये सारी की सारी बातें देन के बाद हमें सिद्ध करनी है, देन के बाद हमें सिद्ध करनी है, ऐसा इसका स्टेटमेंट कहता है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे आ गया तो आपके ऊपर लोड पड़ेगा थोड़ा, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और इसे प्रूफ भी करना है। या हो सकता है आपको ऐसे दे दे कि इसका जो स्टेटमेंट है यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसके स्टेटमेंट को आप ऐसे दे दे, आपके स्टेटमेंट को ये कुछ इस प्रकार से लिख के दे दे। तो अगर मैं एक बार इसके बुक में ढूंढूं तो ये हमारे पास मिलेगा हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही। कहाँ मिलेगा एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। तो ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की ही थ्योरम है भाई, ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की ही थ्योरम है, और ये है हमारे पास थ्योरम 3.30 मिल गई भाई बुक में। ये थ्योरम है हमारे पास 3.30 जेपीएच बुक्स है, जेपीएच बुक है, पेज 115 के ऊपर। अगर आप ये बुक रखते हैं तो पेज 115 के ऊपर है, और लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट्स में एक्सटेंस थ्योरम, इसके ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एक्सटेंस थ्योरम। ठीक है, इसके ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एक्सटेंसिव थ्योरम। इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ टी ऑन एच सच दैट टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करता है एच के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास थ्योरम्स है, ये जेपीएस बुक में पेज 115 के ऊपर, और बिल्कुल बाकायदा एक्सटेंस थ्योरम्स नाम से लिख के दे रखा है। तो ये थ्योरम आपको दोनों ही प्रकार से एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके ज़्यादा चांस रहते हैं स्टेट एंड प्रूव एक्सटेंस थ्योरम ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, या आपको ऐसे लिख के भी दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिखने से बच जाओगे। ठीक है, ऊपर वाला अगर लिख के दे दिया तो स्टेटमेंट से आप बच जाओगे। अब मैं इसे थोड़ा सा थ्योरम के हिसाब से बना लेता हूं। लेट की जगह मैं ईफ लिख लेता हूं, चाहे लेट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। इफ टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट, छोटा सा मैं लिखता हूं यहां, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ टी ऑन एच सच दैट टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं एच के अंदर, एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं अपने एच के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास कुछ हिस्सा हमने अभी अभी पढ़ लिया, जैसे ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। एडजॉइंट क्या होता है, एक बार हमें इस एडजॉइंट शब्द का मालूम नहीं है इसलिए हम काम चलाएंगे, इसके बाद हम एडजॉइंट ऑपरेटर को सीखेंगे। आप इतना समझ गए, एडजॉइंट ऑपरेटर है तो टी के ऊपर स्टार लग जाएगा। ठीक है, टी के ऊपर क्या लग जाएगा, स्टार लग जाएगा। तो एडजॉइंट को भी हम थोड़ा सा यहाँ सीखेंगे, आगे बाकायदा इसकी डेफिनेशंस बताएंगे, इसलिए इसमें एक बार जो लिखे वो हम मानते हुए चलेंगे। तो एक तो हमें स्पेशल इस शब्द का ध्यान रखना है जो हमें एक बार मालूम नहीं है, अचानक से टी स्टार क्या आ गया है, ये एडजॉइंट ऑपरेटर ही है टी स्टार, तो इसे हम जरूर सीखेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, थ्योरम के स्टेटमेंट को आप कुछ हद तक पढ़िएगा। यस, थ्योरम के स्टेटमेंट को आप कुछ हद तक पढ़िएगा,
क्या कहता है थ्योरम हमारे पास, इफ टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। इफ का मतलब भाई किसका काम करेगा, ये गिवन का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। देखिए कितनी आराम से ये थ्योरम हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बड़े ही शानदार। अगर आप छोटी छोटी बेसिक जानते हो तो, और अगर यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा है तो आप 100% ऐसे आराम से इस थ्योरम्स को ड्राइव कर सकते हो। इफ का मतलब गिवन का काम करेगा, तो इट इज गिवन दैट टी बी एन ऑपरेटर, टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। इसका मतलब क्या हो भाई, आई ई टी बिलोंग एच से एच। इसका मतलब जानते हो, आपने अभी अभी डेफिनेशंस पढ़ा है। आई ई टी बिलोंग एच से एच एंड टी इज कंटिन्यूअस, यस टी इज कंटिन्यूअस एंड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यस दोनों की दोनों बात आ गई कि नहीं आ गई। तो आप एल टी लिख सकते हो, या एक बार पूरा लिख के दिखा देना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप एल टी लिख सकते हो। समझिएगा इस बात को, हमने अभी अभी शुरुआती यहाँ से की है। जो डेफिनेशन हमने पहली लिखी है ऑपरेटर, इनकी बजाय आप ऐसे लिख लो ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है भाई, यहाँ हमने इन लिखा था, आप यहाँ ऑन ए लिख लो, क्योंकि थ्योरम में बार बार यही नाम आ रहा है कि हिल्बर्ट ऑन ए ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। कैसे याद रखना है, टी बिलोंग एच से एच, दो कंडीशन होनी चाहिए। टी है वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड टी है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, यस एंड टी है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यही हमने लिखा है, टी बिलोंग एच से एच, टी इज कंटिन्यूअस, पहले ये लिख दिया, कोई बात नहीं। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और चूंकि ये किसका काम करेगा, ये गिवन का काम करेगा, इसका मतलब हम इसे मान लेंगे कि ये दिया हुआ है, इक्वेशंस नंबर 1 आ गया, इक्वेशंस नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं कि इफ टी इज बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, तो हमने यहां तक इस थ्योरम का स्टेटमेंट काम में ले लिया है। आगे क्या बोल रहा है भाई, देन प्रूव दैट, यानी क्या लिखेंगे हम, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, ये लिखेंगे ना भाई, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें सिद्ध करना है कि, यस बहुत ही शानदार तरीके से अपन स्टार्टिंग में 6, 7, 8, 10 लाइन तक तो ऐसे थ्योरम में ही देख के लिख सकते हैं, अगर हमें इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट, ऐसा कैसा लिख देना, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। ठीक है, मतलब नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब आप ऐसा कैसा लिख देना, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, इसको भी प्रूफ करेंगे भाई। यूनिक क्या होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, इसे भी सिद्ध करेंगे, जिसको टी स्टार से डिनोट किया है, जो टी से रिलेटेड है और हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर है। एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार है, टी से रिलेटेड है और हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर है, सच दैट, ऐसा कैसा लिख के देख के लिख दो, हमें थ्योरम में सीधी ही तो करना है ये, सच दैट टी अक्स और वाई इज इक्वल टू अक्स और टी स्टार वाई, एवरीवेयर अक्स वाई बिलोंग करते हैं एच के अंदर, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 से 6 लाइनें अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये आप साथ साथ पूरी यूनिट पढ़ लोगे मेरे साथ साथ हर थ्योरम में, तो आपको बड़े ही आराम से ये भी यादें हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब यहाँ हम एक मैपिंग लेंगे फंक्शनल की, क्योंकि हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस और एक हमने पढ़ा है फंक्शनल, यस एक हमने पढ़ा है फंक्शनल। फंक्शनल में हमने क्या पढ़ा है भाई, एफ बिलोंग करता है एच से सी, है ना, तो एफ क्या होना चाहिए, एल टी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, और एफ भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस,
और एफ बी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास फंक्शनल कहलाएगा। तो अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखोगे, हम बोलेंगे फॉर फिक्स, पहले हम एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, और माना इस हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर एक y बिलोंग फिक्स कर लिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए मैप f बिलोंग H से C, ए मैप f बिलोंग H टू C डिफाइन बाई, किस प्रकार से डिफाइन होगी, तो हम लिखेंगे डिफाइन बाई, किस प्रकार से हमारे पास डिफाइन होगी। तो हमने मान लिया कि एक मैप है, फंक्शनल की वजह से लिया भाई, ये हमारे पास फंक्शनल से एफ ऑफ H टेस्ट टू C। अब सवाल ये उठेगा कि हम इसको यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, इस थ्योरम में तो कहीं फंक्शनल्स दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप ध्यान देना कि f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, f इज कंटिन्यूअस। अगर मैं t लिखता हूँ t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t इज कंटिन्यूअस, t बिलोंग H से H, यानी ये हिल्बर्ट ऑन ए या ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, और ये फंक्शनल एक दूसरे से 90% तक एक समान है। अरे भाई मैपिंग T है तो ये LT और कंटिन्यूअस है, अगर मैपिंग F है तो ये LT और कंटिन्यूअस है, तो ये एक समान हो गई। बस ये H से H में जा रहा है, ये बोल रहा है कि H से मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, तो काफ़ी हद तक दोनों एक समान हैं, इसलिए हम इस फंक्शनल का थोड़ा सा सहारा लेंगे या सपोर्ट लेंगे इसकी, ताकि हम अपनी थ्योरम को अच्छे से ड्राइव कर सके। तो ध्यान रखना, जहां जहां आपके पास ये जाता है कि ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, वहां वहां हमारे पास ऐसा फंक्शनल आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया है y H के अंदर, तो मैं f के साथ साथ y लगा लेता हूं कि ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, एलिमेंट्स y तो चलेगा ही चलेगा। अब ये किस प्रकार से डिफाइन है तो आपको पता ही है, f ऑफ y, यहाँ जो भी लिखेंगे, जैसे मान लो अक्स लिख दिया तो मैं बोलूँगा एवरीवेयर अक्स बिलोंग करता है H के अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू ये आ जाएगा t अक्स कॉमा y, ये आप याद रखोगे t अक्स कॉमा y, और इसे इक्वेशंस नंबर 1 माना है, इसे हम इक्वेशंस नंबर 2 मान लेंगे, इसे हम इक्वेशंस नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि फॉर फिक्स y बिलोंग्स टू H, ए मैप f ऑफ y बिलोंग H टेस्ट टू C डिफाइन बाई f y अक्स इज इक्वल टू t अक्स कॉमा y एवरीवेयर अक्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये फंक्शनल है, आगे इस प्रकार से डिफाइन होता है, ये धीरे धीरे आगे और थ्योरम्स और परिभाषाएं लिखेंगे तब ये बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। ये एक बार यूनिट 4 का अदृश्य रूप से हिस्सा है, आप देख सकते हैं यूनिट 4 की लास्ट की 3-4 थ्योरम देखेंगे तो वहां आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये टी भी साथ साथ क्या है, कंटिन्यूअस है, ये टी क्या है हमारे पास साथ साथ कंटिन्यूअस है, और ये टी हमारे पास से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों सिचुएशंस हैं, इसलिए ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमने माना है अपनी मर्जी से, तो हम लिखेंगे एट फर्स्ट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वी शैल शो दैट, ठीक है भाई, एट फर्स्ट वी शैल शो दैट, सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है, एट फर्स्ट वी शैल शो दैट, ये सिद्ध करना है कि एफ ऑफ वाई है, ये एफ ऑफ वाई है, ये हमारे पास एक तो आ जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक आ जाए एफ ऑफ वाई, ये आ जाए हमारे पास कंटिन्यूअस, यस, ये आ जाए हमारे पास कंटिन्यूअस, हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है। तो यहाँ आके मैं थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। ध्यान देना, ये स्टार टी के ऊपर ऑलरेडी स्टार है और इस स्टार्स का मतलब हमें याद रखना है, आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ ही लगा लियो, ठीक है। तो ये हमने जो हिल्बर्ट स्पेस था, टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस है, उससे मिलते जुलते हमने फंक्शनल्स को लिया। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ ऑफ आई एल टी है और ये एफ ऑफ आई हमारे पास ही कंटिन्यूअस है, ताकि हम देख सकें कि दोनों एक समान हैं 95 या 90% तक,
ठीक है भाई। तो यहाँ से लेके आप उतारिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस थुको मैपिंग को थोड़ा सा आपको यादें रखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसे रब कर रहा हूँ। जरूरी डाटा है, एक तो इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर है और एक हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर है, इसे हम यादें रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास याद रखने वाली बात क्या आ गई कि T है ये हमारे पास H से H के अंदर है, T है ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, T है ये आप लिखना मत भाई, लिखा हुआ आपका, T है ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, एंड T है ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ जाओगे ना भाई, LT का मतलब ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है, ठीक है। तो ऐसे हमें बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स, ताकि हम इसे बहुत ही आसानी से इसे यादें रख सकें। सेकंड इक्वेशंस क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वाई अक्स, सेकंड इक्वेशन है एफ नीचे y है अक्स इज इक्वल टू टी अक्स और y, एवरीवेयर अक्स बिलोंग करती है h के अंदर और y भी बिलोंग करती है h के अंदर, ठीक है। आप मत लिखना, पर आप देख सकते हैं अक्स बिलोंग करती है h के अंदर और y बिलोंग करती है h के अंदर। और ध्यान रखना ये y बिलोंग करती है h के अंदर, ये फिक्स है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स है, ठीक है। आगे मैं काम में ले लूंगा, जब जब मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू h ये फिक्स है, ठीक है। तो एक बार तो आप ऐसे ही याद रखना कि x बिलोंग करता है h के अंदर और ये जो y है ये हमारे पास है, हमने एकदम कंठस्थ मान लिया कि हिल्बर्ट स्पेस h के अंदर कम से कम एक एलिमेंट y रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए और नॉन एम्प्टी का मतलब कम से कम एक तो है ही है और वो हमने मान लिया y। हम चाहते तो x भी मान सकते थे, पर आप हर बार ऐसे याद रखते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ होता है, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ y फिक्स कर लिया। चाहो तो आप यहाँ x फिक्स कर सकते हो, फिर x को बदल के यहाँ आप y ले सकते थे, पर आप थोड़ा सा असुविधा की या अदुविधा की स्थिति में फंस जाते, क्योंकि हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में हमेशा अक्स रहता है, तो मैंने इसके नीचे जानबूझ के y फिक्स कर लिया है और ये हमने यहाँ फिक्स लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई, एट फर्स्ट वी शैल शो दैट एफ ऑफ y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एफ ऑफ y इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ आके हमें दो बातें सिद्ध करनी है, पहला तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और दूसरा ये हमारे पास कंटिन्यूअस सिद्ध हो जाए, ठीक है। पहला तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और दूसरा है ये हमारे पास कंटिन्यूअस सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक शायद अपने को 40 मिनट के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास लगभग 45 मिनट से हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एट फर्स्ट वी शैल शो दैट एफ ऑफ वाई इज एल टी। तो आप ऐसे साइन लगा के इसके नीचे लिखोगे फॉर एफ ऑफ वाई इज एल टी। शायद आप भूल जाओ इसलिए मैं लिख देता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि ये हमारे पास से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पता है, ऐसे होता है टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये आप जानते हैं खूब अच्छे से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एमएससी प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, यूनिट फिफ्थ के अंदर पहला पेपर था एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस, और उसके सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। वहाँ था ना हमारे पास एल्फा टी ऑफ एक्स बीटा टी ऑफ वाई, है ना। तो ऐसे भी था टी एल्फा एफ ऑफ एक्स हो गए, वहाँ एफ और जी थे, तो यहाँ एल्फा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स थे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखोगे फॉर एफ ऑफ वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ हम मान के चलते हैं एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। यहाँ हम क्या मान के चलते हैं भाई, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इक्वेशंस नंबर 2 की डेफिनेशन से देखो, अगर ये एफ ऑफ वाई ब्रैकेट्स में एक्स है, समझिएगा एफ ऑफ वाई ब्रैकेट्स में एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा टी इंटू एक्स,
टी इंटू अक्स एल्फा अक्स प्लस बीटा वाई और कॉमा वाई एवरीवेयर अक्स बिलोंग करता है एच के अंदर। ठीक है, देखिए समझिए ये इस बात को कि इक्वेशंस 2 की हेल्प से हम लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया यूजिंग इक्वेशन 2। समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। ये हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ ऑफ वाई के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी अक्स आ गया, मान लीजिए ये अक्स है, ये इस टी के साथ लगाइए, कॉमा आप वाई के साथ लगाइए, कॉमा आप वाई के साथ लगाइए। तो देखिए मैंने ये भी वाई लिख लिया है और ये भी वाई लिख लिया, तो आप उलझो नहीं। हमें लिखना तो क्या चाहिए, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, बट ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई उलझे नहीं, इसलिए मैं यहाँ जेड ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसमें उलझे नहीं इसलिए मैं यहाँ जेड ले लेता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ वाई अक्स है इसके ब्रैकेट के अंदर, ये टी के साथ आ गया, ये टी के साथ आ गया, कॉमा वाई एवरीवेयर आप लिखोगे अक्स वाई जेड है, ये तो बिलोंग करेंगे एच के अंदर, और जो स्केलर हैं एल्फा बीटा ये बिलोंग करेंगे सी के अंदर। एल्फा बीटा ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे। हालांकि आप कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वास्तव में ये रियल नंबर नहीं होता है, ये रियल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर नहीं होता, वास्तव में ऐसे नेचुरल नंबर होता है। ये वोल नंबर नहीं होता, ऐसे होता है। ये रेशनल नंबर नहीं होता, ऐसे होता है। ये हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं होता, ऐसे होता है, या ये हमारे पास ऐसे होता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो वास्तव में स्टैंडर्ड शब्द की हम बात करें तो ऐसे होते हैं, बट हम नॉर्मली कैपिटल एन डब्ल्यू क्यू आर सी जेड से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो आप अगर किसी भी अच्छी बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ आप फंस जाओगे, इसलिए आप एक बार सी का सी ही मान के चलना। और साइड में लिख देना ये ऐसा आया है यूजिंग इक्वेशन 2 की वजह से। ठीक है भाई, ऐसा हम लिख देंगे, ये आया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की वजह से। अब देखिए हमारे पास ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, एफ ऑफ वाई एल्फा अक्स प्लस बीटा जेड। समझ गए ना, वह यहाँ वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ वाई आ गया, तो आपस में उलझे नहीं। अब इसे हम क्या लिखेंगे भाई, एल्फा टी एक्स, इसे हम क्या लिखेंगे, एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, और वाई की जगह क्या है, जेड है, एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी जेड, और कोमा लगा के लिख देंगे वाई, और साइड में आप लिख देना भाई यूजिंग इक्वेशन 1, और लिख दो अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो कि चूंकि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें ये टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर हमारे पास टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको पता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे खुलता है, एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, वाई की जगह जेड था तो आपने जेड लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तो आ जाएगा ऐसा का ऐसा। अब एल्फा टी एक्स, अब ये आ जाएगा हमारे पास एल्फा टी एक्स कोमा वाई के साथ प्लस बीटा टी जेड वाई के साथ। अब ये अलग अलग हो गया, कौन सी कंडीशन से, बाई H3, आप ऐसे लिखोगे बाई H3। H3 का मतलब है हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन से, आप देख सकते हो यूनिट 4 के अंदर। हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड है, तो वो आ जाती है एल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड, ऐसे आ जाती है। तो और बाहर कर लो, डायरेक्ट ही लगा दो भाई हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशंस। हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन क्या कहती है, मैं एक बार देखो इधर बता देता हूँ। हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन ऐसे कहती है कि एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड है, तो आप ऐसे लिखिए एल्फा एक्स और जेड प्लस बीटा वाई और जेड। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जेड की जगह वाई है, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्फा टी एक्स कोमा वाई प्लस बीटा टी जेड कोमा वाई, और साइड में लगा दो बाई H3, यानी हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन से, यानी हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन से। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन से ये आ गया हमारे पास। ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा ऐसा कैसा, एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड। ठीक है, अब देखिए अगर ये टी एक्स कोमा वाई है, देखिए ध्यान से,
अगर ये टी एक्स कोमा वाई है तो ये क्या आ गया भाई, एफ ऑफ वाई एक्स। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड ऐसा का ऐसा। इसके अंदर देखिए एल्फा को छोड़ दीजिए बाहर, टी एक्स कोमा वाई, ये रहा टी एक्स कोमा वाई, तो एफ ऑफ वाई एक्स आ गया, ये आ गया एफ ऑफ वाई एक्स आ गया, प्लस बीटा छोड़ दीजिए टी जेड कोमा वाई। अगर एक्स की जगह जेड लिखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई जेड, एफ ऑफ वाई जेड। और देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, एफ के नीचे वाई फिक्स रहेगा, एफ के नीचे वाई फिक्स रहेगा। फिर से लिख देंगे यूजिंग वन, फिर से हम क्या लिख देंगे, यूजिंग वन, ठीक है। और ये कंडीशन क्या बन गई, देखिए एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई नीचे है भाई, एफ ऑफ वाई एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड, तो एल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एलटी। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। देखो कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि एफ ऑफ वाई एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड, एल्फा बाहर आ गया, एफ ऑफ वाई एक्स प्लस बीटा बाहर आ गया, एफ ऑफ वाई जेड, और ये आ गया एफ ऑफ वाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने एरो का साइन लगा क्या लिखा, फॉर एफ ऑफ वाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या दिखाना है, सेकंड, फॉर एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूअस। अब हमें क्या दिखाना है भाई, फॉर एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूअस। तो फिर से लिखिए फॉर एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि एफ ऑफ वाई है ये हमारे पास से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यस, एफ ऑफ वाई है ये हमारे पास से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम लिखेंगे फॉर एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इज कंटिन्यूअस। अब हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस दिखाना है, फॉर एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूअस। तो जिस प्रकार से आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है ठीक उसी प्रकार अब हमें इसे क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ वाई को कंटिन्यूअस, ताकि ये हमारे पास एक फंक्शनल बन जाए। और ध्यान देना आगे ये वाले तो चलते रहेंगे, यूनिक भी प्रूफ करना है, एडजॉइंट ऑपरेटर भी प्रूफ करना है, टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार्स वाई भी लेके आना है, ये भी हमें लेके आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो यहाँ तक हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एफ ऑफ वाई को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना है फॉर एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूअस, और इसे हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि थ्योरम है ये पूरी तो होने वाली नहीं है। पहले कंटिन्यूअस सीखेंगे, फिर हमें यूनिक दिखाना है, एडजॉइंट ऑपरेटर दिखाना है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, इसको हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। मतलब ये जो टी स्टार है इसको एक तो क्या दिखाएंगे, यूनिक, एक इसे हम क्या दिखाएंगे, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्या दिखाएंगे, ये कंटिन्यूअस, ये हमारे पास है कंटिन्यूअस। तो इसमें दो तीन बातें हैं, तो ये थ्योरम है इस लेक्चर्स में पूरी नहीं होगी, इसलिए हम इसे आगे वाले थ्योरम्स यानी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप लेक्चर्स 1 है एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और फील कीजिए, शायद इक्की दुक्की लाइन ऐसी होगी जो आपको याद रखनी पड़े, बाकी हमारे पास ये सब पीछे का ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर ही ऐसा कैसा लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे सेम टू सेम ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आप अपना लेक्चर्स कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर।